हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने द्वंद्ववादी परिप्रेक्ष्य में AR देसाई को पढ़ा, DP मुखर्जी को पढ़ा। उसके बाद आज हम रामकृष्ण मुखर्जी को फिनिश करेंगे। इसके साथ ही ये परिप्रेक्ष्य खत्म हो जाएगा। ठीक है। रामकृष्ण मुखर्जी जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा के विद्वान थे। इनका जन्म बंगाल के एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके पिता जो थे वो जमींदार थे। ठीक है। तो इनको जन्म से ही विरासत में काफ़ी संपत्ति और विचारधारा मिली हुई थी उच्च वर्ग की। ठीक है। और इनका जो मार्क्सवादी विचारधारा है, ठीक है, वो बहुत ही कम उम्र में ही इनके मस्तिष्क में घर कर गया था कि इनको मार्क्सवादी ही विचारधारा के अंतर्गत कार्य करना है। क्योंकि जन्म से ही ये देख रहे थे किस तरह से जो दबे कुचले लोग हैं, जो किसान हैं, जो जाति में निम्न वर्ग के लोग हैं, उन पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। तो इसको देखते हुए उन्होंने उनके पक्ष में सोचना शुरू किया कि इनको भी आवाज़ उठाना चाहिए और विरोध करना चाहिए जो लोग अत्याचार कर रहे हैं इनके ऊपर, उनके खिलाफ। ठीक है। देखिए, इन्होंने अपने शोध कार्य को जो प्रकाशित कराया था वो किस नाम से कराया था? द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ जेब्ट मोया सूडान। ठीक है। सूडान जनजाति से काफ़ी प्रभावित थे, इन्होंने इस पर अध्ययन भी किया है, इस नाम से प्रकाशित कराया था। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि इस समय क्वेश्चन जो है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल बन रहे हैं। ठीक है। तो किसी भी डीप चीज़ के अंदर जाकर पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ भी बताने का प्रयास करती हूँ। देखिए, इन्होंने बंगाल के अकाल पे काम किया है, ब्रिटेन की सामाजिक गतिशीलता, युगांडा की पारंपरिक समस्या और सूडान के प्राचीन लोगों तक जो चीज़ें होती हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा किन किन मुद्दों पर इन्होंने बात किया है, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी पूछ देता है कि किन मुद्दों पर इन्होंने बात की, किस पे नहीं की। ठीक है। तो फिर देख लेते हैं इनके पुस्तकें कौन कौन सी है। ज़्यादा पुस्तकें नहीं है, थोड़ी है, याद रखिएगा। सोशल इंडिकेटर्स 1975 में लिखी गई थी। व्हाट विल इट बी 1979 में लिखी गई थी। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी 1979। क्लासिफिकेशंस ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है। सोशल रिसर्च पे उन्होंने बहुत डीप बताया हुआ है कि इसके कौन कौन से भाग हैं, कैसे अध्ययन करना है। ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न भी आता है कि सामाजिक रिसर्च पे किसने गहराई से बात की, तो रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है। सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी ये 1993 में लिखी गई थी। तो ये उनकी पुस्तकें हैं। देखिए, रामकृष्ण मुखर्जी बचपन से ही समृद्ध परिवार के थे। ठीक है। और इन्होंने 1943 में जो बंगाल का अकाल था उसको बहुत ही गहराई से देखा था कि किस तरह से घर घर में छोटे बच्चे बूढ़े भूख से गिर के मर जा रहे हैं, भूख से तड़प तड़प के मर जा रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है। ठीक है। उसके बावजूद भी जो ब्रिटिश सरकार के लोग हैं वो उन पर कोड़े बरसा रहे हैं लगान के लिए। ठीक है। और अकाल था तो अनाज हुआ नहीं, उसके बावजूद लगान के लिए उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, काफ़ी अत्याचार किया जाता था। इन सभी चीज़ों को देखकर इनके अंदर काफ़ी गरीबों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई कि वास्तव में ये क्यों हो रहा है। ठीक है। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के बारे में उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ के कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया उसने। ठीक है। यहाँ के लोगों के जीवन जीने की चीज़ें छीन ली और यहाँ के धन को यूरोप पहुँचा दिया, जिससे भारत जो है बहुत ज़्यादा गरीब और परेशान हो गया और लोगों की मृत्यु होने लगी, अत्याचार पे अत्याचार होने लगा। इन सभी चीज़ों को इन्होंने वर्णन किया हुआ है। ठीक है। इसीलिए इनको मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है। तो शुरू में तो ये मार्क्सवादी थे क्योंकि बचपन से ही सब कुछ देख रहे थे, शुरू में मार्क्सवादी थे, लेकिन बाद में उन्होंने आगमनात्मक अनुमानित पद्धति को अपना लिया। ठीक है। और आगमनात्मक मतलब क्या होता है? विशेष से सामान्य के जो हम छोटे घटनाओं से लेते लेते जब बड़े घटनाओं में जाते हैं। ठीक है। कि वही एक घटना ले लिए, जैसे कि यदि हमको कहा जाए कि राम मरणशील है। ठीक है। तो राम ही मरणशील नहीं है, राम से हम धीरे धीरे पहुँचेंगे, पूरे समुदाय तक पहुँचेंगे कि पूरा समुदाय मरणशील है। ठीक है। तो ये चीज़ है। इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के माध्यम से कृषक समाज की गतिशीलता में आर्थिक ढांचे की भूमिका को स्पष्ट किया। इन्होंने देखिए अर्थव्यवस्था का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। ठीक है। इसके बारे में बहुत ही गहराई से बताया हुआ है। उन्होंने ब्रिटिश शासन की जाति और वर्ग के ढांचे पर जो असर पड़ा, तो जाति का देखिए जजमानी व्यवस्था चलती थी, लोग बहुत ही सुख समृद्धि से रहते थे। जिसके यहाँ दूध ज़्यादा हो रहा है वो दूध किसी दूसरे को देकर कोई और चीज़ ले ले। ठीक है। उसी तरह से किसी के यहाँ कोई और उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो वस्तु विनिमय के आधार पर, सेवाओं के आधार पर लोग आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स आए
तो इन्होंने जो अत्याचार करना शुरू किया, लोगों की भूमि छीनना शुरू कर दिया और कुटीर उद्योग समाप्त करना शुरू कर दिया। जैसे कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, तो ऐसे कुटीर उद्योग को वो नष्ट कर देते थे और बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाते थे ताकि उनकी फैक्ट्री में लोग काम करें, जिसमें बहुत ही जोखिम भरा काम होता था और बिल्कुल भी कोई सहूलियत नहीं होती थी। ठीक है, कोई भारतीय होता था तो भारतीय को बहुत ही जोखिम वाले स्थान पर काम करना पड़ता था, जहाँ पे आग की बड़ी बड़ी ज्वालाएँ जलती थी। और जो अंग्रेज होते थे, यदि वो श्रमिक है तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था होती थी, वो एसी में बैठ के काम करता था। ठीक है, श्रमिक होता था भले ही, लेकिन जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी होती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो पूरा जो जीवन था, सामाजिक जीवन, वो आर्थिक प्रभाव के कारण पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। तो इनका जो मार्क्सवाद है ये इसी पे आधारित है कि जो ब्रिटिशर्स आए, जो ब्रिटिश शासन आई, उसने भारतीयों पर जो अत्याचार किए, इसके द्वारा जो किसान आंदोलन चला, बड़े बड़े आंदोलन चले, लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की, तो इसी के बारे में उन्होंने अच्छे से बात किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1958 में लिखी थी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए व्यापारी वर्ग के विकास और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव का अध्ययन उन्होंने किया था। इन्होंने व्यापारी वर्ग और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने बताया हुआ था। ठीक है, वे ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान और पतन तथा भारतीय समाज पर प्रभाव की बात करते हैं। वो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत कितना समृद्ध था, दूध की नदियाँ बहती थी, ठीक है, सोने की चिड़िया कही जाती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ हुए, बच्चों के साथ हुए, ठीक है, लोगों के आर्थिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया गया, उनके मुंह से अनाज छीन लिया गया। तो ये सब जो हुआ, इसका जो प्रभाव हुआ, इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए नहीं भारत में शासन की काफ़ी लंबे समय तक कि उसके पास नीतियाँ थी अच्छी, बल्कि उसने भारत को व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया। उसने भारत के जो धन थे, जो भारत की आर्थिक समृद्धि थी, उसको ले जाकर यूरोप में पहुंचा दिया, जिसके कारण भारत पंगु हो गया, वो लड़ नहीं सका तुरंत, और इनका जो साम्राज्य है वो फैलता चला गया। फिर देखिए, समाज के वैज्ञानिकरण की उन्होंने बात की है। इन्होंने ऐसे 5 प्रश्न बताए जिसमें सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। ठीक है, वो कौन से प्रश्न हैं? देखिए, यह क्या है, यानी घटना क्या है, यह क्यों है, घटना क्यों घटित हुई, यह कैसे है, यानी घटना कैसे घटित हुई, इससे क्या होगा, घटना घटित होने के परिणाम क्या होंगे, इससे क्या होना चाहिए। ठीक है, इससे समाज में क्या प्रभाव होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने समाज के वैज्ञानिकरण की बात की। देखिए, रामकृष्ण मुखर्जी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आ गए या फिर नहीं आ गए। इनसे रिलेटेड यदि 2-3 प्रश्न भी आ जाते हैं तो अक्सर लोग नहीं कर पाते। तो यदि आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपके बोनस प्रश्न में वो आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही कम जगहों पर पढ़ाया जाता है रामकृष्ण मुखर्जी को, और एग्ज़ाम में आप कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए, 1 प्रश्न या 2 प्रश्न तो आने ही आने हैं। इन्होंने सामाजिक शोध के प्रकारों की विस्तृत व्याख्या की। इसको मैंने बताया है कि सामाजिक शोध के जो अलग अलग प्रकार हैं, इसकी इन्होंने विस्तृत व्याख्या की हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। ओके, क्योंकि आप लेक्चर मिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन मिस होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।